नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। एनजीओ डे के अवसर पर स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत अनुरंजनी ने एक कार्यक्रम का आयोजन संस्था प्रधान मधुलिका त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नगर में चलाए जा रहे एनजीओ के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए। मुख्य रूप से प्रिंस रंजन योग गुरु, सेवा भारती से रजनीश संकल्प हॉबी क्लासेस की ज्योति, आनंद अग्निहोत्री, अनुरंजनी के प्रबंधक निदेशक महेश, वानप्रस्थ क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद शुक्ला ने अपने अपने विचारों को रखा। अंत में अनुरंजनी के संरक्षक मोती सागर बसैया ने कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर माल पानी ने किया। अध्यक्ष हूँ और पिछले 2017 से लखीमपुर में योग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को कर रहा हूँ। योग के माध्यम से जो हमारा मुख्य विषय है वो ये है कि लोगों तक स्वास्थ्य किस तरीके से उसके लिए लोग जागरूक हो सकें, किस तरीके से वो बिना दवाइयों के जीवन यापन कर सकें, इस विषय को लेकर हम लोग ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। इसलिए हर संडे, हर रविवार के दिन शहर के विभिन्न पार्कों में या किसी भी विशेष स्थान पर पहुँचकर लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करते हैं और इस जागरण के लिए सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम हम लोग चुनते हैं, जिसमें 54 टाइम सूर्य नमस्कार करते हैं और 54 सूर्य नमस्कार करने के पश्चात में जो भी वहाँ पर लोग होते हैं उनसे इस बारे में वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं और जिस भी व्यक्ति को जिस तरीके की आवश्यकता होती है उस तरीके का परामर्श देते हैं, चाहे वो योग से जुड़ा हो, चाहे आयुर्वेद से जुड़ा हो अथवा एक्यूप्रेशर या नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ हो। सेवा भारती यानी सेवा भारती इस प्रकार का है जो कि पूरे भारत में, क्योंकि पहले प्रचार प्रसार नहीं करते थे, इधर थोड़ा सा प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, तो सेवा भारती का प्रमुख कार्य जो है वो सेवा वस्तुओं में है। चूंकि ये कई क्षेत्रों में सेवा भारती काम कर रहे हैं और हमारे समक्ष चूंकि सेवा भारती के क्रांति महामंत्री जो उपस्थित तो मैं, चूंकि इनका काफी व्यापक अनुभव है, ये समाज सेवा से जुड़े हैं, ये आरएसएस में प्रचारक भी रहे हैं और कई संस्थाओं में, लेकिन इनका काफी विशद अनुभव है कि किस तरह सेवा वस्तु में जाके काम करना है, किस प्रकार से जो सबसे अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, तो दरिद्र नारायण जिसको कहते थे हमारे दीनदयाल, तो उनकी सेवा किस प्रकार से की जाए, वो किस प्रकार से पूरे भारत में प्रकल्प चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि रजनीश जी सुनाऊंगा कि आग्रह की वो अपने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद अनुरंजनी संस्था का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के निमित्त आमंत्रित किया। सेवा भारती थोड़ा सा परिचय तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने दे दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो संघ के सेवा कार्य विभाग के अंतर्गत चलने वाली संस्था जिसको सेवा भारती कहा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा भारती और प्रांतों में सेवा भारती के नाम से। सेवा भारती मुख्यतः निरंतर सेवा, निस्वार्थ सेवा और उसके साथ ही जीवन रक्षा के साथ जीवन निर्माण की सेवा, यह विचार लेकर काम करती है। सेवा भारती अभावग्रस्त, वंचित, पीड़ित और जो दरिद्र नारायण बताया, ऐसा विपन्न समाज जहाँ पर समूह के रूप में रहता है, 20 या इससे अधिक परिवार जहाँ पर रहते हैं, उसको हम लोग सेवा बस्ती कहते हैं और उसी सेवा बस्ती को केंद्र मानकर हम 4 आयामों पर निरंतर सेवा, निस्वार्थ सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मैं अभी तक विद्यार्थी ही हूँ।
अनबलनी संस्था का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। अन्य मंचों पर भले ही मुझे कोई कलाकार कह ले, लेकिन वास्तव में आज भी मैं विद्यार्थी ही हूँ और मैं नहीं समझता हूँ कि इस स्थान पर मैं कुछ बोलने के लायक हूँ। देखिए, विद्यार्थी होता है, जो शिक्षक वो बन जाता है, विद्यार्थी वो घर हो जाता है, वही हो जाता है, तो हर एक व्यक्ति विद्यार्थी है। और एक ऐसा विषय जो बहुत विस्तृत है, गौ सेवा का जो विषय वर्तमान में, ये विषय बहुत ही दुष्कर भी है, आसान भी है और इस पर बोलना बहुत मुश्किल भी है। ऐसा विषय हमको दे दिया गया है। हालांकि इस विषय के लायक तो हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर माहेश्वरी जी हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, गौ सेवा, जैसा कि अभी डॉक्टर मालपानी साहब ने बताया कि इसे धार्मिकता से जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। धर्म स्वतः ही बन जाता है जब कोई भी स्व के लिए कुछ न करके, अपने लिए कुछ न करके समाज के लिए सब कुछ कर दे, तो निश्चित तौर पर वो धर्म से स्वतः ही बन जाता है। जैसे हमारे धर्म में वृक्षों को भी धर्म से जोड़ा गया। नीम में माता की छवि देखी गई, पीपल में ब्रह्म बाबा की छवि देखी गई। कहीं न कहीं कारण हमारे ऋषियों जो रिसर्चर थे, जरूर उन्होंने वो बातें देखी होंगी कि जहां पर भाई ईश्वर की जो परिभाषा है और महात्मा की जो परिभाषा है वो यही तो है, जो ये वृक्ष पूर्ण करते हैं, जो गौ माता पूरी करती है, जो खुद के लिए कुछ न करके समाज के लिए सब कुछ करे, निश्चित तौर पर वही ईश्वर होता है। इसीलिए शायद गौ माता को धर्म से जोड़ करके हमारे ऋषियों ने इसको प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। विगत 10 सालों से गौ सेवा के क्षेत्र में हम लोग एक गिलहरी प्रयास कर रहे थे। कहाँ तक सफल हुए मुझे नहीं जानकारी, लेकिन आज के दौर में लगभग 20 लड़के जो काम 2014 से हमने शुरू किया था, उस काम को लगभग 20 लड़के बड़ी तेजी के साथ और हमसे ज्यादा शिद्दत के साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो काम किया था वो शायद सफल रहा है। परेशानियों की बात की जाए, कोई भी काम हो शुरुआत में परेशानी आती है, निश्चित तौर पर हमारे आगे भी आई। हमने 3-3 किलो भूसा मांगा, लेकिन जिस समय पर आज अगर हम देखें तो विगत 7-8 वर्षों से मेरे आगे कोई गौ सेवा में परेशानी नहीं थी। मुझे जितना भूसा चाहिए होता था स्वतः आता था, जितनी दवाई चाहिए होती थी स्वतः आती थी। कहाँ से आती थी मुझे नहीं जानकारी, सब कुछ विधिवत चल रहा था और वो आज भी लोग कर रहे हैं। हालांकि प्रयास गौ सेवा केंद्र अब नहीं काम कर पा रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिस जगह पर ये केंद्र चलाया जा रहा था वो जगह किन्हीं कारणवश छोड़नी पड़ी और जगह लेने की स्थिति में प्रयास संस्था थी नहीं। इस वजह से फिर जब मैंने धीरे धीरे वहाँ पर देखा कि क्या क्या होता है, बाकी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उन्हें हुनर सिखाकर उनके जैसे संगीत है, वादन है, इन सब चीज़ों में पारंगत करके यहाँ तक कि उनकी शादियाँ भी कराई गई हैं और हम सबने उसमें सहयोग भी दिया है। सबका सहयोग लेके शादियाँ हुई हैं और अच्छे घरों में शादियाँ हुई हैं और आज वो लोग स्वयं का रोजगार भी कर रही हैं और अपने घर गृहस्थी को भी अच्छे से चला रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो जिस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ, संगीत के क्षेत्र में, इवन नृत्य के क्षेत्र में, मैं कुछ उस चीज़ के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगी। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। प्रयाग संगीत समिति से ये कनेक्टेड है, इलाहाबाद से, प्रयागराज अब बोलते हैं उसको, जहाँ पर कुंभ लगा था। मैं भी गई थी वहाँ पर, आंटी नहीं जा पाई, मैं गई थी एक ही दिन के लिए, अच्छा लगा वहाँ पे। तो मैं प्रयाग संगीत समिति से कनेक्टेड संगीत की नृत्य, वादन, संगीत,
इन तीनों में प्रभाकर के कोर्स कराए जाते हैं। 6 वर्षों का ये कोर्स होता है, जिसे आप करके एज ए कहते हैं ग्रेजुएशन, जैसे आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करते हैं, तो ऐसे ही आप नृत्य में, वादन में और आप अपना संगीत में कर सकते हैं। इसके बाद, इसको करने के बाद आप टीजीटी का पेपर डायरेक्ट दे सकते हैं। आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है, यूपीटीईटी करने की जरूरत नहीं है, सीटेट करने की जरूरत नहीं है। आप केडीएस में भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, और यूपीटीईटी में भी आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना बीएड के। आप एलिजिबल होंगे। तो सोचिए कि ये करने के बाद आप मेहनत करके सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं, आप अपना प्राइवेट संस्थान भी खोल सकते हैं इसको करके, और अपना स्वयं का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। आदमी बचपन से बूढ़ा हो जाता है, तो हमारी संस्था जैसे जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, ऐसे हमारी संस्था से भी रहे। सभी ने उद्देश्य बताया है। हमारी संस्था का उद्देश्य जैसा कि लिखा हुआ है, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नाट्य संस्था। इसका जन्म 1975 29 नवंबर 1975 में एक नाट्य संस्था के रूप में हुआ था। लखनऊ में महानगर में एक फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट खुला हुआ था, जो कि अब नहीं है। वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स लखीमपुर आए और उन्होंने अनुरंजनी संस्था यहाँ पर प्रारंभ की। मैं उस समय वाणी कॉलेज में बीएड में पढ़ रहा था। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें मैंने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया जितना कर सकते थे, लेकिन वो कार्यक्रम बहुत हिट हुआ। युवराज दत्त साहब तक जीवित थे, तो इतना खुश हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो कुछ भी मांगे इनको दे देना, फंड्स की परवाह न करना, मैं पूरा कर। तो वहीं से कुछ टीवी आर्टिस्ट, इस समय केशव पंडित जी, तो फिल्म और टीवी में वो काम कर रहे हैं इस समय, उन्होंने हमको वहाँ से पिकअप किया कि तुमको संस्था हम लोगों ने नई बनाई है, ज्वाइन करना है। तो उन्होंने ज्वाइन कराई और वहाँ से नाट्य की शुरुआत हुई। फिर कालांतर में कुछ लोग आए जो पहले का नाम ये भी बता दिया, अनुरंजनी आर्ट्स हुआ करता था। तो हमारे एक अध्यक्ष सरदूर सिंह जी थे, वो डीएम साहब से मिलने गए प्रोग्राम से थे, तो उन्होंने कहा ये अनुरंजनी आर्ट्स क्यों लगाए, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी क्यों? तो उन्होंने बताया, तो लोगों ने विचार किया कि अनुरंजनी नाम अपने आप में पूर्ण है, इसमें आर्ट्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन कराया गया सन 84 में, तो आर्ट्स हटा दिया गया। अब भी जो पुराने लोग से आप बात करें तो आप अनुरंजनी बोलोगे, आर्ट्स को अपने आप लगा देते हैं। तो हम सब लोग इकट्ठा हुए। ये डे कब से दुनिया जानती है, भारत के लोग कब से जानते हैं, आज के अवसर पर यह भी जानना चाहिए। 2010 में इसकी चर्चा हुई, कुछ छोटे मोटे सेलिब्रेशन हुए फिनलैंड में, और फिर 2012 में यूरोपियन एसोसिएशन ने, यूरोपियन यूनियन ने इसको इंटरनेशनल एनजीओ डे के रूप में घोषणा कर। ये पश्चिम के समाज के जो भी विचारक हैं, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे हमारी थोड़ी भिन्नता रहती है।
हमारे यहाँ डे का प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ कार्य करने पर विश्वास किया जाता है। आप देखें, ध्यान दें तो एनजीओ के पीछे जो निहित धारणा है, मूल अवधारणा है, वो सेवा की ही है, दूसरी नहीं है। और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट का मतलब है काम करेंगे, बदले में कुछ भी नहीं लेंगे। ये नॉन प्रॉफिट का मतलब है। केवल उत्तर प्रदेश में 50,000 एनजीओ हैं। सुनकर क्या आप कहोगे? रजिस्टर्ड है ये वेबसाइट में मैंने देखा। नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड बहुत है, ये रजिस्टर्ड। और पूरे देश में कितने होंगे उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। क्या इतने एनजीओ के अंदर यही धारणा है जो मैं कह रहा हूं? मुझे लगता है कि आज एनजीओ भी जीविका का एक साधन बन चुका है और जीविका की खोज में लगने वाले लोग एनजीओ के नाम पर पंजीकरण कराते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें बहुत कुछ तो गुप्त रहता है, प्रकाश में बहुत कम आता है। ये एक अवधारणा है जो आपके हृदय के भीतर अगर है, निस्वार्थ निष्प्रह सेवा देने की बात, तो वो किसी न किसी आधार की अपेक्षा करती है, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। कई बार आपके मन में होता है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 ऋण हमारे जन्मने के बाद हमारे ऊपर हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और तीसरा है समाज ऋण। और अगर इनको चुकता किए बिना ये शरीर छूट गया तो अगले जन्म में भी दुगना होकर के ऋण बढ़ जाएगा, ब्याज सहित बढ़ जाएगा। तो क्यों नहीं इसी जन्म में उतारना? तो ये जो हमारे संस्कार हैं, हमारे परंपरा में जिससे हमें प्राप्त हैं, शास्त्रों से जिनका समर्थन है, उस संस्कृति में पले बढ़े हम सब लोग में बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। उनके मन में है कि कुछ दें, लेकिन कहाँ दें, किसको दें, कैसे दें, इसकी कोई न कोई भूमिका होनी चाहिए। और इसलिए एनजीओ का वैचारिक आदान और एनजीओ का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम सेवाएं दे सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का जो एनजीओ के यहाँ पर आए हैं और हमारे इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तत्पश्चात मैं हमारे संचालक आदरणीय मालपानी जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक, बड़ी कुशलता से यहाँ का संचालन किया। बहन मयूरी नागर और त्रिपाठी का इनका विशेष से धन्यवाद दूंगा कि आखिरी समय तक बैठी रही। जो आज की जो अपने अपने एनजीओ की अपनी विशेषता बताई गई, उनमें सबसे अच्छी विशेषता मुझे उनकी लगी जो अभी बोली नहीं है, मधुलिका जी। हालांकि उनका शेयर भाई त्रिपाठी जी ने, हरि प्रकाश त्रिपाठी ने किया, लेकिन ये अगर बोलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अंत में मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। अनुरंजन की एक मैं और समस्या बताना चाहता हूँ जो किसी ने भी यहाँ पर नहीं। अभी हमने अनुरंजन की सबसे एकांकी प्रतियोगिता की थी, जिसका शीर्षक था माँ मोबाइल और बच्चा। थोड़ा कर्नल साहब ने उसको इंगित किया था। हम लोगों को इस लत से, जो हमारे बच्चे लत में पड़ गए, बच्चे नहीं, घर की गृहिणी भी, बुजुर्ग भी, बाबा जिनको कहते हैं वो भी, इस लत से कैसे बताया जाए। हम लोग एक ऐसी मुहिम में एक अभियान छेड़े कि हम इस
मोबाइल से बच सके। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ उस मोबाइल से। आप छोड़िए पहले। अंत में मैं पुनः धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।